अच्छा, सनम से मुंह फुलाए बैठा था। वहीं सनम आराम से गुलाब जामुन ठूंसे जा रही थी कि तभी हवेली में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि राम की बहन है और अपने भाई की शादी के लिए आई है लंदन से। आहाना सबसे मिलती है। उसे सनम भी काफ़ी पसंद आती है क्योंकि सनम काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन आहाना की नज़र तो कहीं और ही टिकी हुई थी और वो है अक्षत। आहाना अक्षत को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। अक्षत इन सब से बेखबर बस अपने ही फ़ोन पर घुसा हुआ था। उसने एक नज़र तक भी आहाना को नहीं देखा था, लेकिन आहाना की नज़रें तो कुछ और ही बयां कर रही थीं। आहाना राम की बुआ की बेटी है। आहाना की नज़रों की तपिश सनम को भी दिख रही थी, लेकिन अक्षत की झुकी हुई नज़रों से उसे सुकून मिल रहा था। लेकिन अक्षत का उसे नहीं देखना आहाना को पागल कर रहा था, क्योंकि आहाना काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग थी। वो हमेशा से ही लंदन में रही थी। उसके कॉलेज में भी आज तक उसे कोई इग्नोर नहीं कर पाया था, लेकिन अक्षत का उसे एक बार भी नहीं देखना उसकी ईगो को हर्ट कर रहा था। उसने ना जाने आज तक कितने ही लड़कों को डेट किया था, लेकिन अक्षत को देख के उसकी दिल में घंटियां बज रही थी। वो दिल ही दिल में अक्षत को अपना बनाने की ठान लेती है। कबीर को भी ये सब समझ आ रहा था। वो अक्षत के पास जाके धीरे से बोलता है, ओ अंधे पटेल, इस डिजिटल दुनिया से बाहर आ जा। बाहर की दुनिया देख कितनी हसीन है। लगता है आज तेरी इज्जत लूटने वाली है। लेकिन अक्षत को उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो उसे कंफ्यूजन में देखता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू? ये बेमतलब में कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। हाँ, अब तो तुझे मैं कुत्ता ही नजर आऊंगा, लेकिन जब ये सुध मिलाएगी ना, अंग लगा दे, मोहे रंग लगा दे, तब तुझे मेरी याद आएगी। फिर करता रहियो पड़ा पड़ा पयम प्यासा। जब एक हाथ में काजू कतली और दूसरे हाथ में रसमलाई हो तो टोंडा बर्फी की याद किसको आती है? कबीर इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि नीली आंखों वाला शैतान अब उसे ब्रह्मा राक्षस बन के घूम रहा था। राम आहाना को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोल देता है। कबीर, अक्षत, राम सब अपने काम में लग जाते हैं और सनम भी अपने रूम में जाती है। लंच के टाइम में सब लोग हॉल में होते हैं और फिर साथ में लंच करते हैं। आहाना अक्षत के सामने ही बैठी होती है और अक्षत को बस घूरे ही जा रही थी, लेकिन अक्षत उसे अब भी इग्नोर कर रहा था। आहाना अक्षत का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उससे कुछ सामान पास करने को बोलती है। अक्षत उसके बोलते ही कबीर को घूर के देखता है, जो मुंह दबाए हुए हंस रहा था। अक्षत जबरदस्ती की मुस्कान के साथ उसे बाउल पास कर देता है। बस यही यही तो वो मार खा गया, क्योंकि उसकी वो स्माइल कोई अपनी कातिल नजरों से देख रही थी। वो थी सनम। सनम उसे मन ही मन अरबों डॉलर की गालियां देते जा रही थी। मुझे तो कभी पानी भी न दें, चिपकने को तो मैं चाहिए, और अपने खून पीने वाले दांत दिखाने के लिए एक कटी हुई चुड़ैल। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे कपड़ों पर एहसान कर रही हो। बेचारे कपड़े भी चीख चीख के चिल्ला रहे होंगे।
ओ मैडम, हमको बहन की काहे अपने आप को तकलीफ देवत हो। अरे उतार फेंको, तुमरा और हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक नहीं, ना को बिल्कुल नहीं। राम लंच के बाद सनम और अहाना को शॉपिंग के लिए बोलता है, क्योंकि शादी में अब सिर्फ एक ही हफ्ता था। वो दोनों भी रेडी हो जाती हैं। सनम ये सोच के खुश हो रही थी कि चलो कुछ देर के लिए ही सही इस चुड़ैल की नज़र उसके हॉटी से हटेगी। लेकिन नहीं, सनम की खुशी किसी से ज़्यादा देर तक बर्दाश्त होती है जो आना से होती। उसने मारा मौके पर चौका, लेकिन कोई नॉर्मल चौका नहीं था। चाशनी में लपेट के मारा और बोली, भैया मैं क्या बोल रही थी, आपके दोस्त पहली बार राजस्थान आए होंगे, तो चलो इनको भी थोड़ी सी सैर करवा देते हैं। ये भी हमारे साथ शॉपिंग पे क्यों नहीं चल लेते। लो कर लो बात। खुद तो इंडिया पहली बार आई है और उन दोनों जिन्नों को राजस्थान घूमने चली। लेकिन हमारे डॉक्टर कबीर जितने इंटेलिजेंट लोग जब इस दुनिया में हैं, तो फिक्र किस बात की। वो अक्षत की ओर झुकते हुए बोलता है, बेटा मैं तुझे कन्फर्म बता रहा हूँ, इस छोरी के लक्षण ठीक ना लागे से माने, तुझे लक्षण ठीक ना लाग रहे माने तो ये छोरी के ठीक ना लागे। कैसे देख रही है, जैसे कपड़ों के ऊपर से ही चीर कर देगी। मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कपड़े पहन के रहा कर। अच्छा जवाब देता है। अच्छा और कबीर के साथ थोड़ी देर में अहाना और सनम भी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अहाना अक्षत के साथ पीछे बैठ जाती है और सनम को मजबूरन आगे ही बैठना पड़ता है। कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठा बेचारी सी शक्ल बना के बोलता है, कोई नहीं होता है। सनम कबीर की बात समझ गई थी, क्योंकि अक्षत ने उसे कबीर के बारे में बता दिया था। पूरे रास्ते अहाना अक्षत से किसी न किसी बात पे क्लोज होने की कोशिश करती है और अक्षत उससे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे हम लड़कियां दूध को देख के दूर भाग जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। अक्षत जल्दी से बाहर निकल के एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसका दम घुट रहा था। सनम के दिल में उसको देख के एक विचार आ रहा था, दम अभी घुट कहाँ रहा है, अभी घुटेगा। वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अंदर जाके कबीर और अक्षत शोरूम में रखे हुए सोफे में विश्राम करने लगते हैं, क्योंकि बेचारे कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं ना, और लंबे लोगों की कमर जल्दी ही दर्द करती है। अहाना बार बार कोई ना कोई ड्रेस लेके आ जाती और बोलती, ये मुझ पे कैसे लगेगी, और दोनों उसको ऐसे इग्नोर कर देते जैसे बोल रहे हों, ये तू जाना रे। लेकिन ये सब देख के सनम का गुस्सा साथ में आसमान था। लेकिन उसने अपना गुस्सा अक्षत के अकाउंट पर झाड़ू मार के निकाला। लेकिन सनम दीदी अपनी याददाश्त के साथ ये भी भूल गई थी कि हमारे सामने बैठे आदमी के अकाउंट में इतने जीरो हैं, जहाँ तक मुझे गिनती भी नहीं आती। उसने अक्षत का अच्छा खासा बिल निकाल दिया। शॉपिंग के बाद वो सब अहाना की जिद पे बाहर से ही डिनर करके आते हैं। थके होने के कारण सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सोने के लिए रात को अक्षत को आज काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि सनम के रूम में जाने के लिए अहाना उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अक्षत सनम के रूम में जाता है।
तो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, क्योंकि उसे खुद ही नींद नहीं आ रही थी अक्षत के बिना। अक्षत उसके पास जाके बोलता है, क्या हुआ, मेरे बिना नींद नहीं आ रही? अक्षत को देख के सनम को गुस्सा आता है और वो उसे पिलो उठाकर मारने लगती है। अक्षत उसके हाथों को पकड़ के बेड पे धंसा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर में सनम भी हाथ पैर चलाना बंद कर देती है। अक्षत उसके चेहरे पर अपनी जीभ फिराते हुए बोलता है, बेबी तुम सच में ना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो। सनम फिर से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़िए हमें और जाइए अपनी लैला के पास। अक्षत उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगता है और बोलता है, जान मैं उसके पास नहीं जा रहा था, वो बार बार मुझसे चिपक रही थी, तुमने भी देखा था। सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें किसने बोला था इतना हैंडसम होने को? ऊपर से जब देखो तब अपनी नीली आंखों को मटकाते रहते हो। थोड़ी दिन में तो गोविंदा बन जाओगे और बोलोगे, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, वो बोले मैं आला, वो बोले मैं आली। सनम जवाब देते हुए बोलती है। अक्षत उसकी बचकानी बातें सुनकर बस मुस्कुरा ही जा रहा था। उसके ब्लाउज को उसके कंधों से सरकाते हुए बोलता है, तो फिर अपने चांद को मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अक्षत के छूने से ही सनम सिरह रही थी। अक्षत उसके कंधे पर अपने लबों को सजा देता है और उसके एहसास को पाते ही सनम की आंखें बंद हो जाती हैं। अक्षत तब उसके ब्लाउज को निकाल के फेंक देता है। वो उसके पूरे जिस्म पे अपनी मोहर लगाने लगता है, लेकिन वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होता, क्योंकि सनम ये सब शादी के बाद चाहती थी। लेकिन हमारी बेचारी सनम को कौन समझाए कि अगर अभी उसे सब याद होता तो उसके 400 बच्चे होते नीली आंखों वाले। खैर अक्षत को तो खुद को कंट्रोल करना ही था, जो कि उसने किया। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में भरकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत सनम के उठने से पहले ही उसके रूम से निकल जाता है, क्योंकि अब राम के साथ अहाना भी वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन अफसोस आज उसकी किस्मत खराब थी और उस पे किसी की बुरी नज़र पड़ चुकी थी। इन सब से बेखबर सनम अपने सपनों की दुनिया में बस खोई हुई थी। थोड़ी ही देर में सबकी सुबह हो जाती है और सबका दिन अपने अपने कामों में गुजर जाता है। अब कल से शुरू होगी शादी की रस्में। दोस्तों, यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं दोस्तों हम आगे के भाग पर, तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं हम आगे के भाग पर। धन्यवाद।